नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में हर साल 50 लाख से भी ज्यादा क्राइम रिपोर्ट्स किए जाते हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट है। खैर, जब ये आंकड़ा सुनते हैं तो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि इंडिया की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है। हर टाइप के लोग और हर टाइप का क्राइम से यहाँ, लेकिन ऐसे कुछ क्राइम्स है जो सबसे अलग खड़े होते हैं और उसकी वजह है उन क्राइम्स को क्रिमिनल ने जिस अंदाज में अंजाम दिया। क्राइम्स कोई भी हो, छोटा या बड़ा, गलत ही होता है, लेकिन आज के हमारे कुछ केसेस में क्रिमिनल्स की बुद्धिमत्ता पर हम शाबाशी जरूर देंगे। सिक्योरिटी स्कैम ऑफ 1991, हर्षद मेहता। इंडियन स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता, जिन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बड़े ही चतुराई से बैंकिंग सिस्टम की खामियों की वजह से बड़ी मात्रा में पैसे निकाले और उन्हें शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने सिर्फ बैंकों को ही चूना नहीं लगाया, बल्कि बड़े पैमाने पर स्टॉक्स में हेरफेर भी किए। कुछ शेयर्स की मांग बढ़ा दी और उन्हें बड़े मुनाफे पर बेच दिया। वो शेयर बाजार के सिस्टम्स में हेरफेर करने में इतने माहिर थे कि सिर्फ 3 महीने के समय में इंडिया के सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसीसी सीमेंट कंपनी के शेयर्स जो 200 रुपए में बिकते थे, उन्हें 9,000 रुपए में पहुंचा दिया। हर्षद मेहता ने कम से कम 500 करोड़ रुपए की स्कैम की। हर्षद मेहता के खिलाफ 28 केस रजिस्टर थे। दिसंबर 2001 को थाने जेल में दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। नटवर लाल मिस्टर मिथिलेश कुमार। नटवर लाल फ्रॉड और धोखेबाजों के लिए एक प्रेरणा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। उनकी प्रसिद्धि इतना है कि बिहार में उनके गांव में उन्हें समर्पित उनका एक मूर्ति भी है। नटवर लाल ने बार बार ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि भारत के संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस को उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी सहित उनके 545 सदस्यों के साथ बेचा। नटवर लाल भेष बदलने में इतना माहिर थे कि उन्होंने 50 से भी ज्यादा पहचान बदली। वो मशहूर हस्तियों के जाली दस्तखत करने में भी माहिर थे। उनके ठगी के शिकार टाटा, बिरला और अंबानी भी थे। नटवर लाल को 14 केसों में 113 साल की सजा हुई थी, लेकिन उन्हें 20 साल से ज्यादा कारागार में नहीं बिताया। वो किसी न किसी तरीके से जेल से भाग जाते थे। आखिरी बार उन्हें 1996 को अरेस्ट कर लिया गया था। 24 जून 1996 को 84 साल के नटवर लाल को व्हीलचेयर में इलाज के लिए एम्स ले जाया जा रहा था। पुलिस वालों के नाक के नीचे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो गायब हो गए, फिर वो कभी नहीं दिखे। स्टैम्प पेपर स्कैम। भारतीय इतिहास में सबसे बड़े घोटाले में अब्दुल करीम तेलगी द्वारा की गई 3000 करोड़ रुपयों के स्टैम्प पेपर स्कैम है। यह अपराध या स्कैम इतना वेल प्लान था कि इसे आज भी भारतीय इतिहास के सबसे चतुराई से की गई अपराधों में से एक माना जाता है। तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर छापकर उन्हें बेचकर पैसा कमाया और इन नकली स्टैम्प पेपर्स को बैंक, शेयर ब्रोकिंग फर्म्स और इंश्योरेंस कंपनी को बेचने के लिए 300 से ज्यादा एजेंट्सों को उन्होंने काम पर भी रखा था। ओपेरा हाउस बर्गलरी। मोहन सिंह नाम का एक आदमी खुद को एक सीबीआई ऑफिसर के बेच में पेश करके मार्च 1987 को मुंबई के ओपेरा हाउस पर छापा मारता है। ये मुंबई का सबसे मशहूर ज्वेलरी स्टोर है। वो अपनी सीबीआई टीम को पीछे छोड़ते हुए कई ज्वेलरी के साथ फरार हो जाता है। ये सीबीआई टीम को मोहन सिंह ने खुद सिलेक्ट किया था और इसके लिए उसने बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटेलिजेंट ऑफिसर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए एक एड भी दिया था। जो इंटरव्यू के लिए आए थे और जो सिलेक्ट हुए, उन्हें कभी नहीं पता चला कि मोहन सिंह एक मंजा हुआ बहरूपिया है और आखिर तक उन्हें पता ही नहीं चला। मोहन सिंह को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने देश भर में अलर्ट जारी किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। पुलिस ने खुद ये स्वीकार किया कि ये परफेक्ट क्राइम है और अब तक घटी सबसे इंटेलिजेंट क्राइम में से एक है। अक्षय कुमार की स्पेशल 26 मूवी इसी मोहन सिंह पर आधारित है। रुस्तम सौरभ नागरवाल, एक पारसी जो इंडियन आर्मी में कैप्टन के तौर पर काम कर चुके थे और 1971 में खुफिया अधिकारी के तौर पर काम कर रहे रुस्तम नागरवाल ने सिर्फ उस समय के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की आवाज की नकल यानी मिमिक्री करके पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से 60 लाख रुपए निकलवाए थे। बैंक की चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को नागरवाल ने फोन पर इंदिरा गांधी की आवाज में कहा कि ये महान राष्ट्रीय महत्व का मामला है और पैसा नागरवाल को देने को कहा और खुद प्राइम मिनिस्टर तक पैसा पहुंचाने वाले के तौर पर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास गए। नागरवाल ने मल्होत्रा को कहा कि कुछ दिन बाद वो पीएमओ से इन पैसों के लिए रसीद ले ले। जब कुछ दिन बाद मल्होत्रा रसीद लेने प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो पता चला कि फ्रॉड हुआ है। नागरवाल को एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया गया और ज्यादातर पैसे भी बरामद हुए। नागरवाल को 4 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो कस्टडी में ही मर गए थे। 1971 का 60 लाख यानी आज के 2.5 करोड़ रुपए के बराबर है। पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा रॉबरी केस 2014 को हरियाणा के सोनीपत में पंजाब नेशनल बैंक के गोहना ब्रांच में अब तक के सबसे इंटेलिजेंट और यूनिक बैंक रॉबरी को अंजाम दिया गया था। एक पैथोलॉजी लैब ओनर और एक प्रॉपर्टी डीलर और 2 किसान जो 25 से 30 साल के उम्र के बीच के थे, जिन्होंने करीब 2 महीने प्लानिंग की और 40 दिन खुदाई की और 6 घंटे बैंक के लॉकर्स तोड़े। 26-27 अक्टूबर 2014 को शनिवार और रविवार के रात इन चोरों ने बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड रॉबरी को अंजाम दिया और ये चोरी सोमवार को बैंक वालों को पता चला। चोरों ने बैंक के नजदीकी खाली पड़ी एक घर से 125 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा सुरंग खोदा और सीधा पहुंचे बैंक के लॉकर रूम में और उड़ा ले गए करीब 100 करोड़ रुपयों की कैश और ज्वेलरी। सुरंग को इतनी कुशलता से खोदा गया था कि एक भी टेलीफोन केबल और पानी की पाइपलाइन को नहीं छुआ गया और 40 दिन तक किसी को भी शक नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कितना तगड़ा था उनका प्लानिंग। डकैती के 3 दिन बाद ही पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया और 24 किलो जेवर और कैश भी बरामद कर लिए। ये थे कुछ मोस्ट इंटेलिजेंट क्राइम कमिटेड इन इंडिया। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।